नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सपना। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से बातचीत की। बता दें, कनाडा में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन को बीच में ही छोड़कर अमेरिका लौटे डोनाल्ड ट्रंप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की है। दोनों के बीच करीब 35 मिनट तक बातचीत हुई। इस दौरान आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई और ऑपरेशन सिंदूर पर बात हुई। इस दौरान पीएम मोदी ने साफ किया कि भारत और पाकिस्तान के बीच किसी संघर्ष विराम पड़ोसी मुल्क के आह्वान के बाद दोनों देशों की आपसी सहमति से ही हुआ। इसमें किसी की भी मध्यस्थता नहीं थी और न ही किसी ट्रेड डील पर बात हुई थी। बातचीत ऐसे वक्त पर हुई है जब पीएम मोदी आज G7 में हिस्सा लेने के बाद कनाडा से क्रोएशिया रवाना हुए। बताते चले कि कनाडा में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन को बीच में ही छोड़कर अमेरिका लौटे डोनाल्ड ट्रंप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत की है। दोनों के बीच करीब 35 मिनट तक बातचीत हुई। इस दौरान आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई और ऑपरेशन सिंदूर पर भी बात हुई। इस दौरान पीएम मोदी ने साफ किया कि भारत और पाकिस्तान के बीच किसी संघर्ष विराम पड़ोसी मुल्क के आह्वान के बाद दोनों देशों की आपसी सहमति से ही हुआ। इसमें किसी की भी मध्यस्थता नहीं थी और न ही किसी ट्रेड डील पर बात हुई थी। बातचीत ऐसे वक्त पर हुई है जब पीएम मोदी आज G7 में हिस्सा लेने के बाद कनाडा से क्रोएशिया रवाना हुए हैं। बताते चलें कि कनाडा में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन को बीच में ही छोड़कर अमेरिका लौटे डोनाल्ड ट्रंप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत की है। दोनों के बीच करीब 35 मिनट तक बातचीत हुई है। इस दौरान आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई और ऑपरेशन सिंदूर पर बातचीत हुई। इस दौरान पीएम मोदी ने साफ किया कि भारत और पाकिस्तान के बीच किसी संघर्ष विराम पड़ोसी मुल्क के आह्वान के बाद दोनों देशों की आपसी सहमति से ही हुआ। इसमें किसी की भी मध्यस्थता नहीं थी और न ही किसी ट्रेड डील पर बात हुई थी। बातचीत ऐसे वक्त पर हुई है जब पीएम मोदी आज G7 में हिस्सा लेने के बाद कनाडा से क्रोएशिया रवाना हुए हैं। बताते चले कि कनाडा में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन को बीच में ही छोड़कर अमेरिका लौटे डोनाल्ड ट्रंप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत की है। दोनों के बीच करीब 35 मिनट तक बातचीत हुई है। इस दौरान आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई और ऑपरेशन सिंदूर पर बातचीत हुई। इस दौरान पीएम मोदी ने साफ किया कि भारत और पाकिस्तान के बीच किसी संघर्ष विराम पड़ोसी मुल्क के आह्वान के बाद दोनों देशों की आपसी सहमति से ही हुआ। इसमें किसी की भी मध्यस्थता नहीं थी और न ही किसी ट्रेड डील पर बातचीत हुई थी। बातचीत ऐसे वक्त पर हुई है जब पीएम मोदी आज G7 में हिस्सा लेने के बाद कनाडा से क्रोएशिया रवाना हुए। इसी के साथ ही ज्यादा जानकारी के लिए हमारे इनपुट हेड राजीव शर्मा हमसे जुड़े हुए हैं। आपसे जानेंगे, पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से बातचीत की है भारत पाकिस्तान को लेकर, तो इसके क्या मायने हैं? आपसे जानेंगे कि पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से बातचीत की है, भारत पाकिस्तान को लेकर बातचीत हुई है, तो इसके क्या मायने हैं? और अगली बड़ी खबर, बुलंदशहर सड़क हादसे का सीएम ने संज्ञान लिया है। बता दें, सीएम योगी ने बुलंदशहर में हुए सड़क हादसे का संज्ञान लिया। अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने घायलों के समुचित उपचार के भी निर्देश दिए। सीएम योगी ने मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना भी व्यक्त की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद बुलंदशहर में हुए सड़क हादसे का संज्ञान लिया। मुख्यमंत्री ने मृतकों के शोक तप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाकर जिला प्रशासन के अधिकारियों को उनके समुचित उपचार के निर्देश दिए। इसके साथ ही घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की।
बताते चलें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद बुलंदशहर में हुए सड़क हादसे का संज्ञान लिया। मुख्यमंत्री ने मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाकर जिला प्रशासन के अधिकारियों को उनके समुचित उपचार के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना है। बताते चले कि सीएम योगी ने बुलंदशहर में हुए सड़क हादसे का संज्ञान लिया। अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने घायलों के समुचित उपचार के निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद बुलंदशहर में हुए सड़क हादसे का संज्ञान लिया है। मुख्यमंत्री ने मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाकर जिला प्रशासन के अधिकारियों को उनके समुचित उपचार के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की। और अगली बड़ी खबर बाल विवाह का मामला सामने आया है। बता दें, बाल विवाह को मजबूर हुई 16 साल की एक नाबालिग लड़की की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। बिहार की रहने वाली लड़की ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की। लड़की ने मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में दखल दे ताकि वो इस जोर जबरदस्ती के बाल विवाह से बाहर निकल सके। उसका आरोप है कि उसके घर वालों ने जोर जबरदस्ती से उसकी शादी करवा दी। ससुराल वालों की ओर से उसे मारपीट प्रताड़ना का शिकार होना पड़ रहा है। पीड़ित लड़की का कहना है कि वो अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती है, लेकिन ससुराल वाले इसके लिए राजी नहीं हैं। बताते चले कि बाल विवाह को मजबूर हुई 16 साल की एक नाबालिग लड़की की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। बिहार की रहने वाली लड़की ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की। अर्जी दाखिल कर लड़की ने मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में दखल दे ताकि वो इस जोर जबरदस्ती के बाल विवाह से बाहर निकल सके। उसका आरोप है कि उसके घर वालों ने जोर जबरदस्ती से उसकी शादी करवाई। ससुराल वालों की ओर से मारपीट का शिकार होना पड़ रहा है। इसी के साथ ही ज्यादा जानकारी के लिए विवेक सिंह चंदेल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपसे जानेंगे क्या है पूरा मामला। बिल्कुल, एक जो नाबालिग 16.5 साल की लड़की है उसने सुप्रीम कोर्ट में अपने दोस्त के जरिए पिटीशन फाइल की है आर्टिकल 32 के तहत, और ये कहा है कि जो उसकी शादी हुई है क्योंकि वो बाल विवाह है, ऐसे में उसकी शादी को नलीफाई किया जाए और उसको अपनी जिंदगी जीने का मौका फिर से मिलना चाहिए। इसके लिए उसका ये कहना है कि चूंकि वह जो शादी होने के बाद घर से प्रताड़ित होने के बाद वो अपने दोस्त के साथ बाहर निकल गई थी और उसके घर वालों ने इसकी वजह से, क्योंकि वो अपने दोस्त के साथ, वो अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती थी क्योंकि उसको प्रताड़ित करता था मेंटली फिजिकली, तो इस वजह से वो अपने दोस्त के साथ भाग गई थी। अब जो लड़की है उसके परिवार वालों ने ही उसके दोस्त के खिलाफ किडनैपिंग का केस दर्ज करा दिया है और जिसकी वजह से उसको समस्याएं हो रही हैं। और जो उसने ये अर्जी दाखिल की है सुप्रीम कोर्ट में, उसने ये कहा है कि जो उसका नाबालिग स्थिति में, क्योंकि उसकी उम्र अभी सिर्फ 16.5 साल है और जब उसकी शादी हुई थी दिसंबर में इस साल, तो वो 16 साल की थी और उसके बोर्ड के एग्जाम होने वाले थे और ये श्योर किया गया था कि वो अपना बोर्ड का एग्जाम दे सकेगी, लेकिन बावजूद उसके उसका विवाह करा दिया गया और विवाह कराने के बाद उसके घर वाले उसको प्रताड़ित करने लगे और ये कहे कि उसको आगे पढ़ाई नहीं करना है, लेकिन वो पढ़ाई अपनी जारी रखना चाहती है। और ऐसे में फिर भी किसी भी ढंग से उसने अपने बोर्ड के एग्जाम दिए और उसको क्लियर भी कर लिया, लेकिन आगे उसकी स्थिति ऐसी नहीं है कि वो आगे वो पढ़ पाए। इसलिए उसने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है कि जब वो अपने दोस्त के साथ भाग गई, भागने के बाद उसके ऊपर किडनैप का केस किया गया और उसके परिवार वाले अब उसके ऊपर जोर जबरदस्ती कर रहे हैं कि वो घर वापस आए और वो वापस नहीं आना चाहती। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर कहा गया है कि जो उसका बाल विवाह किया गया उसको नलीफाई यानी उसको रद्द कर दिया जाए। दूसरा, बिहार पुलिस को इस बारे में निर्देश दिया जाए
कि इसके ऊपर जो अपहरण का केस दर्ज किया गया है उसके ऊपर कोई पुलिस कार्रवाई न करे, क्योंकि पुलिस ने भी इस मामले में जो मुकदमा दर्ज कर लिया। दर्ज करने के बाद उनके घर वालों को, जो लड़का है इसके साथ जिसका दोस्त है, उसके परिवार वालों को अरेस्ट किया जा रहा है और उसको प्रताड़ित किया जा रहा है। तो उसकी दो बेसिक मांग है। पहला ये कि जो उसका बाल विवाह हुआ है वो उसको नलिफाइड कर दिया जाए। दूसरा, जो उसके दोस्त के ऊपर किडनैपिंग का केस लगाया गया उसके ऊपर कोई कार्रवाई न हो। तो आज सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई करेगा। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इसमें डायरेक्ट इंटरवीन करने के लिए डायरेक्ट इंटरवीन करता है या हाई कोर्ट से इस मामले पर सुनवाई करने के लिए कहता है। इसके लिए हमें इंतजार करना होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद विवेक सिंह हमें ये जानकारी देने के लिए। छत्तीसगढ़ से नक्सलियों को लेकर खबर आ रही है। बता दें, आत्मसमर्पित नक्सली नेता के परिवार के लोगों की हत्या हो गई है। नक्सलियों ने आत्मसमर्पित नक्सली नेता के परिवार के लोगों की हत्या की। बता दें, बीजापुर में एक बार फिर नक्सलियों ने अपनी कायराना करतूत को अंजाम दिया। यहां गंगालूर इलाके के पेद्दा कोरमा गांव में नक्सलियों ने एक आत्मसमर्पित नक्सली नेता के परिजनों समेत 3 ग्रामीणों की निर्मम हत्या कर दी। इस नृशंस घटना को नक्सली वेला के नेतृत्व में अंजाम दिया गया, जो क्षेत्र में कुख्यात नाम माना जाता है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मृतकों की पहचान झींगू मोडियम, सोमा मोडियम और छात्र अनिल माड़वी के रूप में की गई है। इनमें से 2 पूर्व नक्सली और अब आत्मसमर्पण कर चुके दिनेश मोडियम के नजदीकी रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। घटना में लगभग 7 अन्य ग्रामीणों के साथ भी नक्सलियों ने बेरहमी से मारपीट की, जिनमें कई लोग घायल हैं। इसी के साथ ही ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता पीयूष मिश्रा हमसे जुड़े हैं। आपसे जानेंगे कि नक्सलियों ने आत्मसमर्पित नक्सली नेता के परिवार के लोगों की हत्या की है, अब क्या स्थिति है? देखिए, स्थिति तो नियंत्रण में है, लेकिन एक बात हम दर्शकों को यहाँ बता दें कि जिस हिसाब से जो सरकार काम कर रही है और नक्सलियों को सफाया हो रहा है, बस्तर नक्सल मुक्त होने जा रहा है, जो लगातार अभी 17 महीनों से जो कार्रवाई चल रही है उसका परिणाम है कि नक्सली खींच कर रहे हैं। अब नक्सली परेशान हो चुके हैं और इस प्रकार की कायराना हरकतें कर रहे हैं, क्योंकि वो अपने अस्तित्व को बचाने की अंतिम लड़ाई लड़ रहे हैं। और उसका परिणाम ये है कि ये जो आत्मसमर्पित नक्सली है, जो उनके पुराने साथी रहे हैं, उनके परिजनों पर अब अटैक कर रहे हैं और जो ग्रामीण है उनको भी बेतहाशा मारा जा रहा है ताकि वो खौफ में रहें और नक्सलियों की आमद वहां बरकरार रहे। इस प्रकार की अंतिम कोशिश नक्सलियों के द्वारा की जा रही है, लेकिन सरकार की तरफ से ये साफ तौर पे कह दिया गया है कि नक्सली या तो मुख्य धारा पे आ जाए या तो गोली का सामना करे। तो उसके परिणाम ये है कि इस प्रकार की खींच नक्सलियों के द्वारा निकाली जा रही है। सपना जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद पीयूष मिश्रा हमें ये जानकारी देने के लिए। बताते चले कि बीजापुर में एक बार फिर नक्सलियों ने अपनी कायराना करतूत को अंजाम दिया है। यहां गंगालोर इलाके के पेद्दा कोरमा गांव में नक्सलियों ने एक आत्मसमर्पित नक्सली नेता के परिजनों समेत 3 ग्रामीणों की निर्मम हत्या कर दी। इस नृशंस घटना को नक्सली वेला के नेतृत्व में अंजाम दिया गया, जो क्षेत्र में कुख्यात नाम माना जाता है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मृतकों की पहचान झींगू मोडियम, सोमा मोडियम और छात्र अनिल माड़वी के रूप में की गई है। इनमें से 2 पूर्व नक्सली और अब आत्मसमर्पण कर चुके दिनेश मोडियम के नजदीकी रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। घटना में लगभग 7 अन्य ग्रामीणों के साथ भी नक्सलियों ने बेरहमी से मारपीट की, जिनमें कई लोग घायल हैं। महाराष्ट्र की सियासत से बड़ी खबर सामने आ रही है। बताते चले, उद्धव और राज ठाकरे के बीच बात बनने की खबर आई है। महाराष्ट्र में निकाय चुनाव से पहले सियासी समीकरण बहुत तेजी से बदल रहे हैं। शिवसेना, यूबीटी और मनसे के साथ आने की चर्चा अभी सियासी गलियारों में जमकर चल रही है। गठबंधन को लेकर भी सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं। अब दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता एक साथ नजर आने वाले हैं। आज मुंबई में मनसे और ठाकरे गुट की ओर से विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। आइए जानते हैं कि यह विरोध प्रदर्शन किस बात के खिलाफ होगा। रिपोर्ट के मुताबिक जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार इंडिगो के अधीन आने वाली कंपनी के खिलाफ मनसे और ठाकरे समूह विरोध प्रदर्शन करेंगे। यह विरोध प्रदर्शन मुंबई में क्षेत्रीय श्रम आयुक्त के कार्यालय के सामने किया जाएगा। यह विरोध प्रदर्शन भारतीय कामगार सेना के अध्यक्ष और ठाकरे समूह के सांसद अरविंद सावंत के साथ साथ मनसे वर्ली विभाग के अध्यक्ष की मौजूदगी में भी किया जाएगा।
इसी के साथ ही ज्यादा जानकारी के लिए सर्वजीत सोनी हमसे जुड़े हैं, आपसे जानेंगे क्या दोनों भाई पुरानी दुश्मनी भुलाकर साथ आने से सियासी फायदा होगा दोनों को? जिस तरह से लगातार पहले भी चर्चाएं शुरू थी, दोनों भाई एक हो जाए। हालांकि एक इंटरव्यू में महेश मांजरेकर ने जब राज ठाकरे का इंटरव्यू लिया था तब उसमें कहा गया था कि दोनों भाई एक होने चाहिए। हालांकि इस मामले पर लगातार राजनीति हुई थी, चर्चाएं भी शुरू थी, लेकिन आज जिस तरह से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है जो है कामगार सेना की तरफ से, जिसमें उद्धव ठाकरे गठ के अरविंद सावंत वो भी वहाँ पे मौजूद रहेंगे और मनसे कार्यकर्ता भी मौजूद रहेंगे। दोनों पक्ष एकत्र देखते हुए ये चर्चाएं फिर से तेज शुरू हो चुकी हैं। हालांकि इसके पहले भी चर्चाएं शुरू थी, लेकिन राज ठाकरे मुख्यमंत्री से जन मुलाकात के बाद इस चर्चाओं पर जिस तरह से प्रक्रिया शुरू हो रही थी, अब फिर से ये राजनीतिक चर्चाएं फिर से शुरू हैं। हालांकि आगामी चुनाव को देखते हुए दोनों भाई होते हैं कि नहीं, इस पर अभी बोलना संभव नहीं है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर्वजीत, यह जानकारी हमें देने के लिए। महाराष्ट्र में निकाय चुनाव से पहले सियासी समीकरण बहुत तेजी से बदल रहे हैं। शिवसेना, यूबीटी और मनसे के साथ आने की चर्चा भी सियासी गलियारों में जमकर चल रही है। गठबंधन को लेकर भी सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं। अब दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता एक साथ नजर आने वाले हैं। आज मुंबई में मनसे और ठाकरे गुट की ओर से विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। आइए जानते हैं कि यह विरोध प्रदर्शन किस बात के खिलाफ होगा। रिपोर्ट के मुताबिक जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार इंडिगो के अधीन आने वाली कंपनी के खिलाफ मनसे और ठाकरे समूह विरोध प्रदर्शन करेंगे। यह विरोध प्रदर्शन मुंबई में क्षेत्रीय श्रम आयुक्त के कार्यालय के सामने किया जाएगा। यह विरोध प्रदर्शन भारतीय कामगार सेना के अध्यक्ष और ठाकरे समूह के सांसद अमरोहा जिले के किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। बताते चले कि अमरोहा के प्रसिद्ध दशहरी आम अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दस्तक देने लगे हैं। रविवार को मैंगो पैक हाउस से 1200 किलो आम लंदन के लिए रवाना किए गए। इन आमों को विशेष रूप से चयनित पैक और क्वालिटी टेस्ट के बाद यूके एक्सपोर्ट के लिए तैयार किया गया। जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स ने मैंगो पैक हाउस पहुंचकर इन आमों से भरे वाहनों को हरी झंडी दिखाई और रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने पैकिंग प्रक्रिया और गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली का निरीक्षण भी किया। डीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि आमों की क्वालिटी में कोई समझौता न हो, ताकि अमरोहा की पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और मजबूत हो। डीएम निधि गुप्ता वत्स ने कहा कि अमरोहा के आम अपनी मिठास और स्वाद के लिए देश भर में मशहूर हैं। अब यह स्वाद विदेशी जमीन पर भी पहुंच रहा है। इससे न सिर्फ जिले की ब्रांडिंग होगी, बल्कि आम उत्पादकों की आमदनी में भी बढ़ोतरी होगी। यह कदम जिले के किसानों को वैश्विक बाजार से जोड़ने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। इस मौके पर हॉर्टिकल्चर विभाग के अधिकारी, आम उत्पादक, किसान और निर्यात एजेंसी के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान किसानों की इस पहल की सराहना की जा रही है और उम्मीद जताई कि भविष्य में इन देशों में भी अमरोहा के आमों की मांग बढ़ेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।